मैंने ना दोस्त फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक कर रहा था 2018 में और मैं आईआईटी भिलाई चला गया था। लेकिन अगर मैं क्लास 11th में होता और मुझे ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ मिल जाती, जहाँ पे मेरे को 11 गलतियाँ जो एक आईआईटीएन कर सकता है, जो कि एक थर्ड जनरेशन आईआईटी जाता है, वो मेरे को पता चल जाती, तो मैं कसम से बता रहा हूँ मैं आईआईटी बॉम्बे जा सकता था। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। उन 11 मिस्टेक्स के बारे में डीप में मैंने बात करी है जो कि तुम करने वाले हो अगर तुम क्लास 11th में हो। तुम्हें 2 साल मेहनत करके इंडिया के टॉप आईआईटीज में जाना है। दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच एंड इस वीडियो को देखने के बाद तुम किसी भी 11th क्लास के स्टूडेंट से मिनिमम 70% हायर लेवल पे होगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मिस्टेक नंबर 1, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो। अब हर कोई बोलता है भाई कि एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट थिंग, बट उसको मैंने क्या करा, ओवर यूज करा। मैंने मल्टीपल किताबें खरीदी फॉर ईच सब्जेक्ट। मैंने केमिस्ट्री के लिए जेडीली खरीदी, चाहे केमिस्ट्री के लिए पियर्सन खरीदी, जो कि मैंने बस 2 पेज पढ़े और छुई भी नहीं। एटकिंस करके केमिस्ट्री की बुक आती है, आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री की, मैंने वो परचेज कर ली, जिसको मैंने सिर्फ 10 पेज के अलावा कभी पढ़ा ही नहीं। एंड उससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, मेरे एफर्ट्स वेस्ट हुए। उसके चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस मेरी मिस हुई। एंड बेसिकली बिकॉज आई वॉज गेटिंग टू मच ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ बुक्स टू अटेम्प्ट, मैं डायरेक्शनलेस हो गया। और ये गलती ऑलमोस्ट हर क्लास 11th का बच्चा करता है कि जैसे ही वो क्लास 11th में जाता है वो सोचता है भाई कि मेरे को हर सब्जेक्ट की ना 3-4 किताबें लगानी है, और मैंने हर सब्जेक्ट की 3-4 किताबें लगा ली तो मेरा आईआईटी में पक्का है। व्हाट इफ मैं तुम्हें कहूँ तुम्हें हर सब्जेक्ट की सिर्फ 1 किताब लगानी है या मैक्सिमम 2, और तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन पक्का है। नहीं करनी तुम्हें 3-4, इनफैक्ट 3-4 किताबें करोगे तो आईआईटी में सिलेक्शन कम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि तुम हमेशा डायरेक्शनलेस ही रहोगे। तो ये गलती कतई मत करना। हर सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 1 से 2 बुक्स चाहिए तुम्हें। अब वो कौन सी किताबें हैं जिनसे तुम एक्चुअल में आईआईटी जा सकते हो, अगर उनको तुम फॉलो कर लो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उस वीडियो का। लेकिन ये पूरी वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद उस बुक्स वाली वीडियो को देखना। और अगर तुमने वो वीडियो देख ली तो तुम्हारी पूरी 2 साल की बुक्स की झंझट में एक बार में सॉल्व कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी नहीं, नेक्स्ट मिस्टेक पर आते हैं, बट पहले ये पूरा वीडियो देख लो। मिस्टेक नंबर 2, कंसेप्ट से ज़्यादा आंसर्स को तवज्जो देना। मेरे फिजिक्स से मॉक टेस्ट में -5 आए थे एक बार, और वो भी क्लास 12th में। और पता है वो क्यों आए थे? बिकॉज मैंने फिजिक्स में हमेशा आंसर्स को तवज्जो दी। इन दी एंड क्या आंसर आ रहा है मुझे उससे मतलब होता था। मुझे कंसेप्ट मैंने सही लगाए हैं, गलत लगाए हैं, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। एंड तुम में से 60% बच्चे, 70% बच्चे ये गलती करने वाले हो कि तुम भी जब भी कोई फिजिक्स पढ़ोगे, स्पेसिफिकली फिजिक्स, तुम ना उसके कंसेप्ट शायद से ढंग से नहीं समझ पाओगे, लेकिन तुम्हारे कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे आंसर सही आ जाएंगे और तुम कभी भी उन कंसेप्ट को सही करने की कोशिश करोगे ही नहीं। तुम बोलोगे ठीक है ना, आंसर तो आ रहा है, क्या दिक्कत है। एंड यही गलती तुम्हें 12th में जाके खा जाएगी। इसीलिए प्लीज़ फिजिक्स में स्पेसिफिकली जो भी तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को तुम्हें बहुत अच्छे से कंठस्थ करना है, नहीं तो आगे मत बढ़ना मेरे दोस्त। अगर तुम बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे सीधे सवालों पे चले गए और तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, तुम्हें 12th क्लास में बहुत रोना पड़ेगा। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके फिजिक्स में -5 आए थे और एक्चुअल आईआईटी में सबसे ज़्यादा नंबर फिजिक्स में थे, जो कमबैक होते हैं ना, मेरा फिजिक्स में हुआ था। तो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फिजिक्स में स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट को आंसर से ऊपर रखना है। मिस्टेक नंबर 3, 12th क्लास का सिलेबस भी 11th में कर लेना। मैं उन बच्चों में से हूँ जिसने ये ट्राई कर रहा है, तो मैं तुम्हें सबसे अच्छा आंसर दे सकता हूँ। मेरे ना बैकलॉग्स बहुत कम बने थे तो मैंने जब 11th में ना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कुछ महीने बचे थे मेरे पास, मैंने कहा चलो भाई 12th भी निपटाता हूँ। वो मेरे लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। पता है क्यों? उस बचे हुए 2-3 महीनों में ना, अगर मैं इंस्टेड ऑफ 12th क्लास का सिलेबस, अगर मैं 11th क्लास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेता ना, तो मेरे जो 11th क्लास के चैप्टर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में, उसमें से कुछ चैप्टर्स मेरे अच्छे नहीं थे। जैसे रोटेशन मेरा अच्छा नहीं था, एसएचएम इतना अच्छा नहीं था, मेरा मैथ्स में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स अच्छे नहीं थे। वो मैं अगर अपने स्ट्रॉन्ग करता तो मुझे क्लास 12th में बहुत फ़ायदा होता और एक्चुअल आईआईटी के पेपर में ज़्यादा नंबर आते। ये गलती मैंने करी थी, और ये हर बच्चे की सपना होता है कि क्लास 11th में भी 12th का सिलेबस आधा कर लेंगे और 12th में आधा टाइम पे ख़त्म करके 6 महीने प्रैक्टिस करेंगे। ये पता है, दिस इज़ इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि पहले मैं पैसे कमा लूँ फिर मैं वज़न घटाऊंगा, या पहले मैं पूरे पैसे कमा लेता हूँ उसके बाद मैं घूमने जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है दोस्त, तुम कभी नहीं कर पाओगे ये। मैं पर्सनल एग्जाम्पल हूँ। मैंने ऑफलाइन कोचिंग में जाके स्पेशल बैचेस में बैठ के मैंने ये करा है, एंड उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, सुपीरियर फील होता है कि अरे छोटे साले 11th क्लास के बच्चे, हम तो 12th का कर रहे 11th में, ओके। लेकिन जब तुम एक्चुअल पेपर देते हो ना 12th क्लास में फुल लेंथ, तब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाती है। इसीलिए इस मिस्टेक को प्लीज़ मत करना। डोंट गो बियॉन्ड द सिलेबस। जो क्लास में चल रहा है उसी स्पीड पे
हमें मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व करने, जल्दी कर लेते हो तो ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आगे वाले चैप्टर्स। मिस्टेक नंबर 4, नोट्स ना बनाना। तुम्हें इंटरनेट पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई नोट्स क्यों बना रहे हो, ये लो माइंड मैप, नोट्स क्यों बना रहे हो, ये लो तुम बने बनाए नोट्स। मैं तुम्हें बताता हूँ, प्रमोशन सही है, माइंड मैप्स भी अच्छे हैं, लेकिन खुद के लिखे हुए नोट्स की ना बात ही अलग होती है। पता है क्यों? जब भी कोई चीज़ तुम राइटिंग में लिखते हो ना, क्यों बोलते हैं लोग कि सक्सेसफुल होना है तो चीज़ें राइटिंग में लिखो, अपने गोल्स को राइट करके लिखो, बिकॉज जो तुम राइटिंग में लिखते हो वो तुम्हारे दिमाग पे छप जाता है, अनकॉन्शियसली ही सही छप जाता है। तो अगर तुम नोट्स नहीं बनाओगे 11th क्लास में, अगर तुम इस माइंडसेट से आए हो कि भाई मैं तो नोट्स नहीं बनाऊंगा और मैं तो बिना नोट्स बनाए एक शॉर्ट नोट्स ले लूँगा या फिर किसी की नोट्स उठा लूँगा टॉपर के और वहाँ से IIT निकाल दूंगा, तुम उन बच्चों में से होने वाले हो जो 12th में जाके रोएगा और बुरी बुरी बातें बोलेगा जो लोग तुम्हें पहले भी सलाह दे रहे हैं इस चीज़ को लेके, बिकॉज नोट्स तो बनाने पड़ते हैं। एंड एक चीज़ बहुत ही क्लियर बताता हूँ तुम्हें मैं, IIT में हर साल 10,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, उनमें से कितने बच्चे होंगे जो बिना नोट्स के गए होंगे? मैक्सिमम 1000। तो अगर तुम्हें स्टेटिस्टिकली भी IIT में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो 9,000 बच्चों में आओ ना, उन 1000 बच्चों में क्यों कम्पीट करना है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिना नोट्स बनाए तुम IIT नहीं जा सकते, बट तुम प्रोडिजी नहीं हो। प्रोडिजी मतलब तुम जीनियस आदमी नहीं हो कोई जिसको बिना एक बार में बताया, जिसने बिना नोट्स बनाए, बिना रिवीजन करे बढ़िया पेपर दिए, अच्छे नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा भाई। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। 11th क्लास में हो, 11th क्लास से पूरे प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, लिख लो। मिस्टेक नंबर 5, मॉक टेस्ट सिर्फ देते हो, एनालाइज नहीं करते हो। मैंने ये गलती करी है अगेन, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं IIT बॉम्बे में जा सकता था भिलाई की जगह, मैं मॉक टेस्ट देता था। मॉक टेस्ट देने के बाद मैं क्या एनालिसिस करता था पता है? कौन से गलत हुए, कौन से सही हुए, जो गलत हुए उनमें क्या सिली मिस्टेक हुई, और आगे बढ़ गए। सबसे बकवास तरीका, मेरे को गुस्सा आता है खुद पे आज भी कि भाई मैंने ये क्या करा अपने साथ। सही तरीका बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। अगर तुम क्लास 11th में हो या तो 12th में भी हो, तुम्हें अभी मॉक टेस्ट देने होंगे, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट तो होता ही होगा तुम्हारा। मॉक टेस्ट देने के बाद कम से कम 1 घंटा उसकी एनालिसिस करनी है। इसको गांठ बांध के अपने पास रख लो। 1 घंटे एनालिसिस करनी है मॉक टेस्ट की। कैसे करोगे एनालिसिस? जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनको भी चेक करोगे कि भाई उनमें कंसेप्ट सही लगा था कि नहीं लगा था। जो सवाल गलत हुए हैं उनको भी समझोगे कि इनमें से कितने सिली मिस्टेक की वजह से गलत थे, कितने मेरे कंसेप्ट की क्लैरिटी की वजह से गलत थे, और कितने मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया। जो क्वेश्चन तुम कंसेप्चुअल क्वालिटी से नहीं समझ पाए, जो क्वेश्चन तुम्हारे सर के एकदम से ऊपर से गया, या जो क्वेश्चन तुम्हें स्पेशल लग रहा है, उस क्वेश्चन को अपन को डालना है एक मिस्टेक कॉपी में। यस, यू हैव टू क्रिएट 1 मिस्टेक कॉपी फॉर ईच सब्जेक्ट, एंड उस मिस्टेक कॉपी में तुम्हें वो सवाल लिखने जो कि तुम्हें स्पेशल लगे कि भाई ये तो मेरे को चमका ही नहीं था और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मुझे पता होना चाहिए, ये अगर एग्जाम में आ गया तो शायद मेरे से दोबारा भी ना हो। ये सवाल लिखो, और ये सब होगा ना तो तुम 6 महीने पेपर देते हो ना दोस्त, 6 महीने में तुम्हारे पास 40-50 सवाल की ऐसी नोटबुक बन जाएगी, और वो ऐसी क्रीम नोटबुक होगी कि बस तुम्हें 40 सवाल बस फट करने रिव्यू, एंड यू आर रेडी। नहीं तो मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, तुम में से 90% बच्चे जो मॉक टेस्ट पेपर में तुमने आज मिस्टेक करी है, मुझे सच सच बताना कमेंट करके। 6 महीने बाद सेम मॉक टेस्ट पेपर दूंगा ना तुम्हें सेम, तो भी तुम सेम गलती दोहराओगे। कमेंट करके बताओ कि नहीं दोहराऊंगा। ऑब्वियसली दोहराओगे तुम, क्योंकि तुमने उस पर दोबारा कभी आंख नजर ही नहीं डाली। तो मिस्टेक कॉपी बनाना वेरी क्रूशियल, इसको याद रख लेना। मिस्टेक नंबर 6, परफेक्ट टाइम टेबल इज गोइंग टू गेट यू IIT। ऐसा कभी नहीं होने वाला दोस्त। जो भी बंदा तुम्हें बोल रहा है इस टाइम टेबल का यूज़ कर लो मेरे, तुम IIT पहुंच जाओगे, या फिर ये टॉपर ने इस्तेमाल करा है टाइम टेबल, ये तुम्हें फॉलो करना चाहिए, वो तुमसे बस व्यूज़ ले रहा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। बिकॉज रियलिटी ये है कि भाई हर बच्चे का ना इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, एंड ये कोई नहीं तुम्हें आके बताएगा, बट द बेस्ट टाइम टेबल इज़ द टाइम टेबल यू मेक फॉर योर सेल्फ। मैंने कम से कम 7, 8, 10 तरीके के टाइम टेबल्स बनाए अपने लिए। मैंने बहुत सारे टाइम टेबल बनाए जिसमें मैं दिन के 8-10 घंटे पढ़ता था, लेकिन हफ्ते भर में मतलब 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन मैथ्स, या फिर एक दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ लेता था। एंड मेरे लिए जो टाइम टेबल एंड में काम आया वो तुम्हारे लिए काम नहीं आएगा, वो हो सकता है तुम्हें जचे भी ना। तो तुम्हें परफेक्ट टाइम टेबल को चेस नहीं करना है दोस्त। प्लीज़, अगर क्लास 11th में हो, शुरू के 3-4 महीने में, मैक्सिमम 3-4 महीने में अपना एक रूटीन फिगर आउट करो। खुद से मेहनत करो। IIT जाना चाहते हो ना, खुद से फिगर आउट करो कि भाई तुम्हारे लिए क्या चीज़ काम करती है। क्या तुम्हारे लिए दिन के 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ना काम करता है? क्या तुम्हारे लिए 1 डे पर सब्जेक्ट करना काम करता है? जो भी तुम्हारे लिए काम करता है उसको फिगर आउट करो खुद से टाइम टेबल बना के, एंड उसको फिर अंधों की तरह फॉलो करो। ये बिल्कुल मत करना कि आज से 3 महीने बाद तुमने कोई नई वीडियो देखी, उसमें कोई एक टाइम टेबल बताया, तुमने कहा भाई ये करता हूँ मैं, तुमने उसको 3 दिन ट्राई करा, 3 दिन खुश, बट उसके बाद से तुम फिर ढीले पड़ गए, फिर तुम्हारे अगले 3 दिन वेस्ट हो गए, तुमने 1 हफ्ता ऐसे ही फालतूगिरी में वेस्ट कर दिया। और ऐसा तुम अगर हर महीने कर रहे हो तो साल के एंड तक तुम 3 महीने अपने वेस्ट कर चुके हो।
और तुम्हें पता भी नहीं चला है। तो प्लीज़ ये गलती क्लास 11th के बच्चे बहुत करते हैं, बिकॉज उनको हर चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती है और नहीं मिल सकती परफेक्शन। लिख लो अपने लिए टाइम टेबल, स्वयं बनाइए, एंड उसके टूल्स मैं तुम्हें बता सकता हूँ किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर देना अगर टाइम टेबल पे वीडियो चाहिए तो, टूल्स बता सकता हूँ, लेकिन टाइम टेबल खुद के लिए खुद का ही बनाओगे, वही बेस्ट काम करेगा। मिस्टेक नंबर 7, अपने टीचर के सामने अपनी इमेज को अच्छा रखना। अब तुम में से ना बहुत सारे बच्चे जो एक्चुअली में पढ़ाई करना चाहते हैं, तुम सबकी अपने एक टीचर के साथ एक इमेज होती है कि भाई टीचर को लगता है ये लड़का अच्छा पढ़ता है, ये लड़का समझता है। तुम्हें उस इमेज को ख़राब नहीं करना एक सिली डाउट पूछ के। तुम्हें क्लास के बीच में एक बहुत ही सिली डाउट आया, जिसको तुम सर को पूछोगे तो सर तुम्हें शायद से थप्पड़ भी मारते हैं, सर तुम्हें बोलते हैं कि क्या बेवकूफ़ आदमी है, और तुम इमेज नहीं ख़राब करना चाहते और तुम सवाल नहीं पूछते, डाउट नहीं पूछते अपने टीचर से। ये करोगे क्लास 11th से ही तो पक्का IIT में नहीं होगा। मैंने करा है ये 11th के शुरू के 6 महीनों में। मैंने 6 महीने भी नहीं, पूरी 11th मैंने कभी भी अपने टीचर से ऐसे सिली डाउट्स इतने नहीं पूछे, लेकिन इतने पूछे ही नहीं कभी कि भाई जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता ना डाउट पूछ कर कि हाँ अब मेरे को 100% समझ में आ गया है, तब तक मैं डाउट पूछता था 12th में आके, क्योंकि 12th में मेरी लंका लग चुकी थी, बिकॉज फिजिक्स में -5 नंबर आ गए थे। तो उसके जब मैंने बात चालू करा वो सिस्टम, तो मेरे को समझ में आया कि भाई टीचर एक्चुअली में तुम्हारा टीचर से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम बच्चे सोचते हैं कि हम टीचर के लेवल पे पहुंच जाए पढ़ाई के मामले में, हम सर को सवाल देंगे, सर नहीं सॉल्व कर पाएंगे, या फिर हम जो सर सवाल देंगे हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमारी सर के साथ एक लेवल बन जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इसको एग्जिस्ट नहीं करता। वो टीचर 10 साल से पढ़ा रहा है, उसको तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, डाउट पूछ के अपने टीचर को परेशान कर देना है। यही है रियलिटी ऑफ IITian। जो एक एवरेज बच्चा IIT जाता है, वो इसलिए नहीं जाता बिकॉज वो स्मार्ट होता है, वो इसलिए जाता है बिकॉज वो स्मार्ट बनने के लिए किसी और की इमेज को, किसी और के टाइम को अपने टाइम से ज़्यादा महत्व नहीं देता है। और ये एग्जैक्टली तुम्हें करना है। डाउट्स खुल के पूछो। हंस रहे हैं 100 लोग, फ़र्क नहीं पड़ता, हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में तुम्हें रील पे जाके नाचना पड़ेगा, नहीं तो फिर पैसे कमाने के लिए, तो वो नहीं करना चाहते ना। तो अभी मौका है, टीचर से जो भी डाउट आए तुरंत पूछना है, और जब तक पूछना है जब तक तुम्हें अंदर मन से क्लियर ना हो जाए। कभी कभार क्या होता है, मन से डाउट क्लियर होता नहीं है, हम सीए सर को बोल देते हैं कि नहीं सर समझ में आ गया। पूरा डाउट क्लियर करना है। मिस्टेक नंबर 8, एंड इसको मैंने 8वें नंबर पे इसलिए रखा है बिकॉज अब फालतू बच्चे इस वीडियो को छोड़ के जा चुके हैं, तुम बच्चे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है दोस्त। हर बच्चा कोशिश करता है कि उसे टॉप बैच मिले IIT में। हर बच्चा कोशिश करता है कि उसे कोचिंग में टॉप बैच मिले, एंड ये एक बहुत बड़ी गलती है। और मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अगर तुम एक टॉप बैच में जाते हो ना, और तुम एक एवरेज बच्चे हो, तुम्हारा IIT में नहीं होगा। और मैं आज तुम्हें गारंटी कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ अपनी, सुनना। क्लास 10th में था मैं। क्लास 10th में मैं एक बैच में गया। वॉरियर भी 2 बैच थे, तो मैं वॉरियर B में सिलेक्ट हुआ, सॉरी, है ना। वॉरियर B वॉज द सेकेंड टॉप बैच, वॉरियर A वॉज द टॉप बैच, ठीक है। मैं वॉरियर B में गया, 1 दिन 2 दिन वहाँ पे हमारे नॉर्मल टीचर्स ठीक ठाक पढ़ा रहे थे। फिर अगले दिन मेरा इंटरव्यू होता है, एंड मुझे पता चलता है कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया इंटरव्यू में कि मेरे को वॉरियर A में शिफ्ट कर दिया गया है। एंड मैं वॉरियर A में चला जाता हूँ नेक्स्ट दिन, और पहले दिन मैं वॉरियर A में जाता हूँ। मुझे पता है क्या पढ़ाया जाता है। 10th क्लास का बच्चा हूँ मैं। इलिप्स, हाइपरबोला, प्रोजेक्टाइल मोशन, और मेरी हवा टाइट हो जाती है। एंड मैं 2 दिन जाता हूँ, और 2 दिन जाने के बाद मैं पापा के साथ, जब पापा मुझे लेने आते हैं, तो मैं गाड़ी में बैठ के पापा के साथ रोता हूँ कि पापा मेरे को नहीं हो रहा मुझसे ये। मैं रोता हूँ, जेन्युइनली रोया हूँ मैं कि मुझसे नहीं हो रहा ये, मुझे नहीं जाना ये। और मैंने वॉरियर A, जो पूरे हमारे उस कोचिंग का टॉप बैच था जहाँ पे बच्चे जाने के लिए मरते थे, वहाँ से मैंने अपना D सिलेक्शन करवाया वॉरियर B में, जहाँ पे टॉप बच्चे नहीं जाते थे, जो कि नॉर्मल बच्चे थे वहाँ पे। और वो वॉरियर B वाला हर बच्चा मुझ पे हंसा। वॉरियर वाले तो हंसे ही कि भाई इसमें तो कुछ दम नहीं है। वॉरियर B वाले हर बच्चे हंसे मुझ पे। एंड 1 साल बाद जब हमारा एक और नया बैच बना, उसमें सब बच्चे साथ में आए, तो उस बैच में मैंने लगातार 7 हफ्ते रैंक 1 टॉप किया सारे मॉक टेस्ट में। पता है क्यों? क्योंकि मुझे अपना लेवल पता था दोस्त। मुझे पता था कि मैं एकदम जीनियस लोगों के साथ बैठूंगा तो मुझे डीमोटिवेशन नहीं होगा। मुझे पता था कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मुझे पता था मुझे बहुत सीखना है। मैं अभी इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं हूँ। और तुम में से मेजॉरिटी लोग लड़ तो लेते हो कि भाई मुझे टॉप बैच में जाना है, बट तुम डिज़र्व ही नहीं करते। मैं भी डिज़र्व नहीं करता था। और मैं नीचे आया, चुपचाप अपनी स्किल बिल्ड करी अपनी पढ़ाई के मामले में, एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर फोड़ दिया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, डोंट ऑलवेज चेज द टॉप बैच। सेकंड टॉप, थर्ड टॉप बैच भी उतने ही अच्छे हैं। तुम्हारी इंटेलेक्ट के हिसाब से अपना बैच सेलेक्ट करना। मिस्टेक नंबर 9,
एक रिलेशनशिप में आ जाना। अब देखो, मैं पर्सनली किसी रिलेशनशिप में नहीं था ड्यूरिंग माई IIT JEE प्रिपरेशन, बट मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को देखा जो कि रिलेशनशिप में आए एंड उसके बाद उनका IIT तो क्या NIT में भी नहीं हुआ। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर रिलेशनशिप ख़राब होती है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि हर रिलेशनशिप टाइम लेती है तुम्हारा। एंड जब तुम एक IIT जैसे लेवल के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम ही तो नहीं है, यू कैन नॉट अफोर्ड। तो अगर तुम 11th में आए हो और तुम्हें जस्ट एक लड़की से तुम्हें प्रेम हुआ है, तुम्हें जस्ट एक लड़की से स्नेह हुआ है और तुम चाहते हो उससे तुम बात करना, राइट, रुक जाओ, थम जाओ। अगर IIT करना है तो वो तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ले जाने दो किसी और को, सुंदर लड़का हो, सुंदर करने हो, जो है ले जाने दो किसी और को। तुम कॉलेज में जाके खूब डेट कर लेना, लेकिन अच्छे जब तक तुम सक्सेसफुल आदमी नहीं बनोगे। हमारे सोसाइटी की बहुत बड़ी नेगेटिव बात यही है कि जब तक मर्द सक्सेसफुल नहीं होते, जब तक मेल्स सक्सेसफुल नहीं होते, तब तक उनको इज्जत नहीं मिलती। फीमेल्स को बाय डिफ़ॉल्ट इज्जत मिलती है, मिलनी भी चाहिए, बट मेल्स की स्पेसिफिक बात करूं, नहीं मिलती। तो सक्सेसफुल होना इज़ नॉन नेगोशिएबल, जो मैंने पहले की वीडियो में बताया था अपने। तो प्लीज़ मेक श्योर कि खुद को जानबूझ के, बिकॉज तुम्हें बस बुलबुले छूट रहे हैं टीनेज के, रिलेशनशिप में फालतू में मत लाना। मिस्टेक नंबर 10, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना। जब तुम IIT की प्रिपरेशन करते हो ना, तो बहुत सारे और भी पेपर्स देने पड़ते हैं तुम्हें, NTSC, RMO, JSO, KVPY और भी बहुत सारे। एंड बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इनके फेज़ 1 में सिलेक्ट भी हो जाते हैं बिना पढ़े, बिना मेहनत करे, बट सेकंड फेज़ के लिए वो मेहनत करते हैं। ऐसा ही केस हुआ मेरे दोस्त के साथ। मैंने NTSC फेज़ 1 दिया, मेरा 8 नंबर से नहीं हुआ, मेरे दोस्त का हो गया। उसके बाद NTSC के लिए वो इतना पागल हो गया, क्योंकि वो पहला लाइफ था उसका, वैलिडेशन का पॉइंट था, उसने फेज़ 2 के लिए अप्लाई कर दिया। फेज़ 2 के लिए उसने 3 महीने 11th के प्राइम, जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं, वो फेज़ 2 में लगा दिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के। और उससे पता है क्या हुआ, फेज़ 2 में नहीं हुआ उसका, और कभी वो IIT में उभर ही नहीं पाया, कभी वो IIT का कमबैक ही नहीं कर पाया, कभी वो बैकलॉग क्लियर ही नहीं कर पाया। एंड अच्छा लड़का था पढ़ने में, ऐसा नहीं था कि उसका IIT में नहीं हो सकता था, हो सकता था, बट नहीं हुआ। तो ये गलती मत करना। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम तुम्हारे लिए एक ही है, IIT। मैंने NTSC फेज़ 1, वो भी 10th में होता है वो, उसके अलावा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करा, ना कि करूँगा, ना तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य IIT है। मेरा किसी में नहीं हुआ, ना NTSC में, ना KVPY में, ना RMO में, ना NSO में, किसी में नहीं हुआ। मेरा सीधे IIT में हुआ और मेरा गोल IIT करना ही था। तो अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें सीधे IIT जाना है, तो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, बट फालतू में टाइम वेस्ट मत करना उसमें। मिस्टेक नंबर 11 या लास्ट मिस्टेक, कि खुद पे विश्वास ना करना। मैंने भी बहुत बार खुद पे विश्वास नहीं किया, तो मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा था, बिकॉज तुम्हें प्रूफ चाहिए होता है ना, मेरे तो नंबर ही नहीं आते थे। तो बहुत बार मैंने खुद पे विश्वास नहीं करा, मैंने खुद को बोला कि तेरा नहीं होगा। एंड देयर हैव बीन फेजेस इन माई लाइफ, मैं JEE की प्रिपरेशन की बात बता रहा हूँ, जहाँ मैंने एडवांस की छोड़ दी थी। मेरा JEE मेंस में ठीक ठाक नंबर थे, ऑलमोस्ट 99% आए थे JEE मेंस में। मैंने सोचा कि NIT ले लेंगे, मेरा VIT में हो गया था, VIT ट्रिपल में 2000 रैंक आ गई थी, VIT वेल्लोर CS मिल गई थी। मैंने कहा चलो वहाँ चले जाऊँगा। एडवांस के 40 से 28 दिन बचे थे, मैंने पढ़ाई करना छोड़ दी थी। मैंने कहा यार मेरा नहीं हो पाएगा IIT में, मैं तो यही जा रहा हूँ। मैंने विश्वास छोड़ दिया अपना। एंड उस टाइम पे एक व्यक्ति था जिसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया अपने एक कॉल से, अंशुल सर, माय फिजिक्स टीचर। मैं हमेशा उनको श्रेय देता हूँ, देता रहूँगा जीवन भर, कि उन्होंने मुझे एक कॉल में ये बोला, और वो बहुत कठिन कॉल थी मेरे लिए। मैंने कॉल किया उनको, मैंने कुछ डाउट पूछने के लिए कॉल किया था, और उस टाइम पे चूँकि मैंने मेंस निकाल लिया था तो मेरे पास नंबर था, मैं बात कर सकता था। तो उन्होंने मेरे कॉल भी बोला, अरे तू क्यों प्रिपरेशन कर रहा है IIT की, तू तो VIT जा, अपना सामान पैक करके VIT में हो गया तेरा, वहीं चले जा। और उस बात ने मेरे को इतना हर्ट किया कि यार इस व्यक्ति ने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया, एंड मैंने इनका कितना भरोसा तोड़ा होगा कि उनको ये शब्द बोलने पड़े मुझे। एंड वही विश्वास फिर मैंने अपने अंदर जगाया, दोबारा IIT की प्रिपरेशन करी एडवांस की बचे हुए 25-30 दिन में, और निकाल लिया पेपर। तो अपने अंदर विश्वास रखना, कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया तुम्हें बोलेगी तुम्हारा नहीं हो सकता। एंड मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ, जो अभी हम बिज़नेस में नंबर्स कर रहे हैं, जिस बिज़नेस में मैं हूँ, वहाँ पे ना जिसको भी मैं बोलता हूँ ना, वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, तुम ये कैसे कर सकते हो। और हम ये कर रहे हैं, और मुझे हंसी आती है अब कि यार दुनिया में ना बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें बोलने के लिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ये पॉसिबल नहीं है, और तुम्हें 10 लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे देंगे। बट अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है और तुम्हारे अंदर वो दम है वो स्पीक करने का कि मैं ये करके दिखाऊंगा, तो तुम वो अचीव कर सकते हो। तो अपने ऊपर विश्वास रखना, विश्वास रखोगे तो तुम कुछ भी उखाड़ सकते हो लाइफ में। सो दीज आर द 11 मिस्टेक्स जो मुझे शायद पता होती तो शायद मैं IIT बॉम्बे होता। अब तुम्हें पता है। अगर कुछ भी समझ में आया हो इनमें से, मुझे एक कमेंट करना, क्या कि तुम्हारे लिए इन 11 मिस्टेक्स में से
सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक कौन सी थी, सबसे बढ़िया मिस्टेक तुम्हें कौन लगी जो तुम्हें समझ में आई, तो वो कमेंट करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आगे लाने वाला हूँ। एंड एक अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना जिसको अभी जो तुम्हारे साथ 11th में आया है एंड जिसको इसके बारे में सुनने की ज़रूरत है। चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, जाओ काम करो।